पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में बॉयल्स लॉ हमने पढ़ा था। वहां पे भी मैंने बात की थी कि बेसिकली जो बॉयल्स लॉ है ये किस से मुताल्लिक है, किस चीज से रिलेटेड है। तो कल हम बात कर रहे थे कि जब भी हम कोई गैस लॉ बनाते हैं ना बेटे, तो गैसेस से मुताल्लिक हमारे पास 4 तरह के वेरिएबल्स हैं। गैसेस से मुताल्लिक उनमें कौन कौन से हैं ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। वो गैसेस का वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है और क्वांटिटी ऑफ गैस है। क्वांटिटी से मुराद नंबर ऑफ मोल भी हो सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर किसी भी चीज का जो यूनिट है वो मोल होता है। और ये मिकदार से मुराद किलोग्राम में भी इसकी मिकदार हो सकती है, यानी मैस भी हो सकती है। गैस का मैस भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है, नंबर ऑफ मोल भी हो सकते हैं। लेकिन बेटे इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं गिवन अमाउंट ऑफ गैस। क्या बेटे? गिवन अमाउंट ऑफ गैस का दिया गया मिकदार या दिया गया मैस या दी गई मिकदार। ठीक है बेटे? तो इन 4 चीजों में से हमने बात की थी कोई 2 को कांस्टेंट रखते हुए दूसरी 2 मिकदारों का आपस में जो रिलेशनशिप है। 4 चीजें हैं, वॉल्यूम गैस का, प्रेशर, टेम्परेचर और मिकदार। चारों में से 2 को कांस्टेंट रखते हुए दूसरी 2 के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं गैस लॉज में। तो बॉयल्स लॉ हमने बात की हुई है। कंपैरेटिव स्टडी की हम बात अगर करते हैं तो इससे पहले हम बॉयल्स लॉ पढ़ चुके हैं। वहां पे हमारे पास जो चीजें कांस्टेंट थी वो टेम्परेचर कांस्टेंट था और मिकदार बेटे कांस्टेंट। तो पीछे क्या बचा था? वॉल्यूम और प्रेशर। इसके कंपैरिजन में जब हम बात करेंगे ना चार्ल्स लॉ की, तो सबसे पहले तो हमने इसमें यह देखना है कि इस लॉ में हमारे पास प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है और गैस की मिकदार को कांस्टेंट रखा जाता है। तो पीछे बचता क्या है? वॉल्यूम और टेम्परेचर। वॉल्यूम और अब प्रेशर बेटे कांस्टेंट हो चुका है, लॉ बदल चुका है, चार्ल्स आ चुका है, नया साइंटिस्ट आ चुका है बॉयल के मुकाबले में। जब बॉयल्स लॉ में हमने देखा था कि बॉयल ने किसको स्टडी किया था? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम और प्रेशर में ताल्लुक को देखा। तो उसके बाद अगला साइंटिस्ट आता है चार्ल्स नाम का। उसने ये देखा कि भाई अगर हम टेम्परेचर को क्या कर, टेम्परेचर की बजाय प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर की बजाय, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में क्या ताल्लुक होगा? गैस की मिकदार भी कांस्टेंट ही रहेगी, प्रेशर भी कांस्टेंट ही रहेगा, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या ताल्लुक है? ये जो रिलेशनशिप बनाया, ये जो ताल्लुक बनाया, ये एक फिजिक्स्ट ने बनाया है बेसिकली। किसने बनाया है? तो फिजिक्स्ट हो, केमिस्ट हो, बायोलॉजिस्ट हो, सारे साइंटिस्ट तो होते हैं कि नहीं? इसलिए आपकी बुक वालों ने वर्ड यूज किया हुआ है साइंटिस्ट का। बात समझ आ गई? बेसिकली चार्ल्स क्या है? फिजिक्स है बेटे, फिजिक्स वाला साइंसदान है। अच्छा, रहने वाला कहाँ का है? फ्रेंच का रहने वाला है। तो फ्रेंच साइंटिस्ट है या फ्रेंच फिजिक्स्ट है, उसका पूरा नाम है जैकस चार्ल्स। क्या नाम है बेटे? जैकस जैकस चार्ल्स उसका पूरा नाम है। 1746 डेट ऑफ बर्थ है और 1823 डेट ऑफ डेथ है। और इन सालों के दरमियान में 1787 में लॉ पेश किया है। 1787 में लॉ पेश किया है। तो इसलिए आप कहेंगे
एक फ्रेंच साइंटिस्ट है 1787 में, जैकोस चार्ल्स उसका नाम है, उसने ये लॉ पेश किया है। इतनी बात समझ आ गई बेटे। फिर आपने बताना है कि उसने ये जो लॉ पेश किया है इसमें स्टडी किस चीज को की। तो आपने बेटे ये बात बतानी है, इस लॉ की जो स्टेटमेंट है वो बतानी है कि चार्ल्स ने गैस के वॉल्यूम को स्टडी किया है किस चीज पर बेटे, कांस्टेंट प्रेशर पर। कांस्टेंट प्रेशर पर गैस की दी हुई मिकदार के वॉल्यूम को स्टडी की है। इतनी बात समझ आ गई। कांस्टेंट टेम्परेचर भी हो गया, मिकदार भी कांस्टेंट होगी, तो वॉल्यूम को किसके साथ स्टडी किया है, वॉल्यूम का ताल्लुक किसके साथ स्टडी किया है, टेम्परेचर के साथ। तो उसे ये रिजल्ट मिला कि अगर गैस, कोई भी गैस की मिकदार हो वो फिक्स हो और उसका टेम्परेचर प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम इस बात को जरा समझते हैं कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है। वॉल्यूम से मुराद बेटे क्या है, गैस के मॉलिक्यूल के लिए जो अवेलेबल स्पेस है वही वॉल्यूम है। हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम टेम्परेचर के मतलब क्या है, अगर हम किसी गैस का जो अवेलेबल टेम्परेचर है वो अगर हम बढ़ा देते हैं तो उसकी जगह भी ज्यादा हो जाएगी, गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो वॉल्यूम भी। आखिर ऐसा क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है और टेम्परेचर कम होने से वॉल्यूम कम होता है। बेटे आप लोगों ने एक बात पढ़ी हुई है कि गैस के मॉलिक्यूल हमेशा रैंडम मोशन की हालत में रहते हैं, हरकत की हालत में रहते हैं। इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी या नहीं, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल हरकत कर रहे हैं। किसी भी जिस्म की जो हरकत होती है वो बेटे किस एनर्जी की वजह से होती है। इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल में भी तो काइनेटिक एनर्जी होगी या नहीं। साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर एक थ्योरी है बेटे जिसे हम कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या कहते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इस थ्योरी के मुताबिक क्या बेटे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक हर चीज की जो काइनेटिक एनर्जी है क्या बेटे, वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होता है बेटे, किसी बॉडी में, किसी जिस्म में, किसी मॉलिक्यूल में, किसी एटम में जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उस चीज की काइनेटिक एनर्जी, जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतनी हरकत, जितनी हरकत ज्यादा उतने मॉलिक्यूल दूर दूर, जितने मॉलिक्यूल दूर दूर उतनी इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस ज्यादा, उतनी जगह ज्यादा घेरेंगे, उतना वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो बात समझ आई है बेटे या नहीं, कि अगर हम प्रेशर को क्या कर दें, कांस्टेंट प्रेशर को, तो गैस की जो दी गई मिकदार होगी, जो गिवन मैस होगा, गिवन मैस ऑफ गैस होगा, उसका जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के बेटे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली। क्योंकि हमने मिकदार भी कांस्टेंट कर दी, प्रेशर भी कांस्टेंट कर दिया, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर के क्या होगा, किस वजह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ आ गई। क्योंकि टेम्परेचर नहीं समझ आई बेटे, किसी भी चीज का जो टेम्परेचर होता है ना वो उस जिस्म के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है तो उसने हरकत करनी है या नहीं करनी, वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब टेम्परेचर किसी चीज का बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल गैस है ना, तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तो जगह ज्यादा घेरेंगे या नहीं। तो जितनी जगह ज्यादा घेरेंगे उतना वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो ज्यादा वॉल्यूम गैस का किस वजह से हो रहा है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी की वजह से। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से बढ़ रही है,
तो फिर टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए या नहीं? बात की समझ आई या नहीं? अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा पूछ लो बेटे। अगर गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ता है ना तो वो ज्यादा जगह को ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो ज्यादा एक्सेलरेट हो जाते हैं, ज्यादा तेजी से हरकत करते हैं। तो जितनी ज्यादा जगह पे जाएंगे उतनी वो क्या कहलाएगा, उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम बेसिकली किस वजह से बढ़ रहा है? तो काइनेटिक एनर्जी किस वजह से बढ़ रही है? तो टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए या नहीं? बात की समझ आ गई है या नहीं? तो यही बेटे चार्ल्स लॉ है। अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो मैंने बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? दो मिकदारें हों, एक बढ़े दूसरी भी उसी रेशो से बढ़े तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक बढ़े दूसरी कम हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहां हम कह रहे हैं दोनों क्या हैं? वॉल्यूम और टेम्परेचर। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था तो हमने 1/, करके लिखा था, यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम दोनों को सीधा सीधा लिखेंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के। फिर मैंने बताया था बेटे जहां भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाए उसको हम उसको हम इक्वालिटी के साइन में बदलते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म बनाने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए जहां प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाए उसको किस में बदलते हैं? उसके लिए क्या लगाते हैं? कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहां बेटे जो k है ये क्या चीज है? बेसिकली ये प्रोपोर्शनैलिटी ये बेटे क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो जब हमने ये देखा कि v बराबर है k/t, तो ये जो t जो है इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा या नहीं? तो v/t k के बराबर हो जाएंगे। तो जैसे हमने बॉयज लॉ में कहा था कि अगर हमारे पास पहला जो प्रेशर है वो P1 होगा तो वॉल्यूम V1, यहां हमारे पास वॉल्यूम है V1 तो उस वक्त टेम्परेचर T1। अगर हम टेम्परेचर T1 से T2 पे ले जाते हैं, टेम्परेचर T1 से T2 पे ले जाते हैं, T2 है। अच्छा इस पर बाद में बात करेंगे। तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? V1 से V2 हो जाएगा या नहीं? तो फिर बेटे क्या बन जाएगा? V1/T1 इज इक्वल टू K। तो V2/T2 इज इक्वल टू, तो जब यहां राइट साइड्स बराबर है तो लेफ्ट क्या होगी? तो यही बेटे बेसिकली चार्ल्स लॉ है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी गौर करें तो यहां मैंने एक वर्ड छोड़ा हुआ, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बोल रहा हूं मैं। कब? इफ द प्रेशर इज केप्ट, यहां एक मैंने वर्ड यूज किया एब्सोल्यूट। टेम्परेचर से पहले मैंने एक वर्ड यूज किया है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो बेटे आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि ये टेम्परेचर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये दोनों में क्या फर्क है, या एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या कोई नई चीज है? तो बेटे इसके लिए आप लोगों ने ये बात समझनी है कि जब भी हम साइंस के अंदर कोई चीज यूज करते हैं तो हम एक सिस्टम को फॉलो करते हैं जिसे SI सिस्टम कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल, उस वाले यूनिट यूज करते हैं किसी भी चीज। तो टेम्परेचर के लिए जो डिफरेंट स्केल यूज होते हैं उनमें एक बेटे हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड स्केल है, एक फ़ारेनहाइट स्केल है और एक केल्विन स्केल है। जो SI सिस्टम में टेम्परेचर के लिए स्केल यूज होता है वो केल्विन है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर बेसिकली वो टेम्परेचर होता है जिसको हम केल्विन में मेजर करते हैं। किसमें बेटे? तो आप एब्सोल्यूट की बजाय केल्विन का वर्ड भी यूज कर सकते। इतनी बात समझ आ गई? यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को तो आप पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि यहां जो टेम्परेचर स्केल है डिफरेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें उनकी जरूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं चार्ल्स लॉ के साथ ही। ठीक है, एब्सोल्यूट यहां वर्ड यूज हो रहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, तो एब्सोल्यूट मैंने बता दिया केल्विन वाला। तो अब हम देखेंगे कि जो डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स हैं वो होते क्या हैं, बनते कैसे हैं
और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। स्केल, टेम्परेचर के जो डिफरेंट स्केल हैं वो क्या हैं, कैसे बनते हैं, और आपस में एक स्केल में अगर हमें टेम्परेचर मिला हो, हमने उसे दूसरे में बदलना हो तो हम क्या करेंगे। तो ये सारी बातें हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बहरहाल इधर आ जाए बेटे। टेम्परेचर स्केल कोई भी है ना, वो हमेशा हम देखते हैं कि जो वाटर है, जो पानी है हमारे पास, ये किस स्केल पर, किस डिग्री पर जमता है और कितने डिग्री पर ये बॉयल होता है। वो जो बॉयल था वो नाम था साइंटिस्ट का, ये मैं लफ्ज बॉयल बोल रहा हूं, उबलने वाला। बात समझ आ गई बेटे। टेम्परेचर स्केल बनाने के लिए हम किस चीज को फॉलो करते हैं, पानी को फॉलो करते हैं कि पानी बॉयल कब होता है और पानी जमता कब है, यानी पानी फ्रीज कब होता है, बर्फ में कब चेंज होता है, और वेपर्स में कब चेंज होता है। बात समझ आ गई। लिक्विड से सॉलिड कब बनता है और लिक्विड से गैस कब बनता है। ओके बच्चों, तो जो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल है ना बेटे, इस स्केल के मुताबिक जो जीरो टेम्परेचर है ये बर्फ का टेम्परेचर है जब पानी फ्रीज हो जाता है। बात समझ आ गई। और जो 100 टेम्परेचर है ये उस वक्त का टेम्परेचर है जब पानी वेपर्स में चेंज हो जाता है, यानी बॉयल हो जाता है, उबलना शुरू करता है। तो डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो स्केल है ना, जो सेल्सियस स्केल भी इसे हम बोलते हैं। अच्छा बेटे, हम बात कर रहे थे टेम्परेचर स्केल की, तो पहला टेम्परेचर स्केल कौन सा, डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल। ये स्केल कहां से शुरू होता है, जीरो से, खत्म कहां पे होता है, जीरो क्या है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, और 100 क्या है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट। तो इस स्केल में दरमियान में कितनी डिग्री होंगी, 0 और 100 के दरमियान 99। बहुत समझदार बच्चे हैं, शाबाश, वेरी गुड। 0 और 100 के दरमियान बताओ बेटे, 100 डिग्रीज होंगी, कितनी होंगी, 100 में से 0 जरा माइनस करो, क्या जवाब आता है, 100 ही आएगा ना। नहीं बेटे, -100 क्यों आएगा, मैथमेटिकली 100 आपके 100 रुपीज हो, उसमें से 0 रुपीज निकालने हो तो क्या बचेगा। बात समझ आ गई ना, 100 ही बचेंगे ना। तो दरमियान में कितनी डिग्रीज आ गई। दूसरा हमारे पास स्केल यूज होता है फ़ारेनहाइट वाला, कौन सा बेटे, फ़ारेनहाइट में आपने ये बात करनी है कि ये स्केल शुरू होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से। स्केल ये भी 0 से शुरू होता है, ये बात ध्यान में रखनी है। हमारे पास स्टैंडर्ड क्या है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट। इस स्केल पर पानी फ्रीज होता है 32 पे, इसलिए हम इसे स्टार्ट कहां से करते हैं, और पानी बॉयल होता है 212 फ़ारेनहाइट पे। दरमियान में कितनी डिग्री आ गई, 212 में से बेटा 32 माइनस कर दो, क्या बचेगा, बैठ के बेटे 180 बच जाएगा। ओके, अगली बात हम जाते हैं केल्विन स्केल पे। ये स्टार्ट होता है 273 केल्विन से, एंड होता है 373 केल्विन पे। यहां भी हुई बात है, टेम्परेचर का ये स्केल भी 0 से ही स्टार्ट होता है, लेकिन पानी के फ्रीजिंग पॉइंट पे कितनी रीडिंग मिलती है, पानी 273 पे फ्रीज होता है, इसलिए हम कहते हैं ये 273 से स्टार्ट होता है केल्विन की जब हम बात करते हैं। ये बातें क्लियर होगी। अब हम पहले इन दोनों स्केल्स का आपस में रिलेशनशिप देखते कि अगर हमारे पास टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में हो, हम उसे फ़ारेनहाइट में बदलना चाहें तो हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट में हो, डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना चाहें तो, इतनी बात समझ आ गई बच्चे। इसके लिए बड़ा आसान तरीका है। स्केल कौन कौन सा है, ये टक टक बंद करें, कौन है ये स्केल, कौन सा है, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। तो हम बेटे लिखेंगे डिग्री सेंटीग्रेड माइनस इसी स्केल पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, डिवाइड कर देंगे इसमें टोटल डिग्रीज कितनी है, किसके साथ रिलेशन बनाना, फ़ारेनहाइट के साथ, बराबर कर देंगे फ़ारेनहाइट, बराबर क्या कर देंगे, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, डिवाइड कितने पे करेंगे, इतनी बात समझ आ गई। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हल कर दे। डिग्री सेंटीग्रेड में से 0 निकाला, डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 100 फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180, इधर क्या हो रहा है
इधर आके क्या हो जाएगा, हल करेंगे 9/5 आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में बराबर यही चीज आएगी 9/5। 32 इधर क्या हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, तो ये फ़ारेनहाइट बराबर किसके हो जाएगा 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर, ये मैंने टी लिखा है, टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट में हो तो ये किसके बराबर होता है, टेम्परेचर 9/5 टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में प्लस। अब इस चीज को जरा हल करके देख लो ताकि आपको बात समझ आए। इंसान के जिस्म का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, बता दो। 37 होता किसमें है, डिग्री सेंटीग्रेड में। इंसान के जिस्म का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ना, जिस पर हमारे जिस्म में मौजूद एंजाइम सही काम करते हैं, वो बेटा 37 है, लेकिन 37 डिग्री सेंटीग्रेड में है। लेकिन जब हमें टेम्परेचर होता है, मतलब फीवर होता है, तो जब थर्मोमीटर से मेजर करवाया जाता है तो कितना बताते हैं, टेम्परेचर कितना हो गया, 102, 3, 4 यही रीडिंग आती है। क्या वो डिग्री सेंटीग्रेड में इतना होता है या किसी और में होगा, वो बेटा फ़ारेनहाइट में होता है। शाबाश, क्योंकि अगर डिग्री सेंटीग्रेड में इतना हो जाए ना, फिर हम वैसे ही उबलना शुरू हो जाए। बात कर रहे थे गैस लाज की कि बेटे गैस लाज जब भी हम कोई बनाते हैं तो हमारे पास गैस के 4 वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और क्वांटिटी ऑफ गैस या नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस या गैस की मिकदार। ठीक है, तो उन 4 में से बेटे 2 को हम कांस्टेंट रखते हैं, बाकी 2 के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं जो डिफरेंट केमिस्ट ने किया। बॉयल्स लॉ हमने पढ़ा कि उसमें हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, तो गैस की जो फिक्स्ड मिकदार थी, जो अमाउंट गिवन थी, उस मिकदार के वॉल्यूम और प्रेशर को स्टडी किया, तो दोनों में जो ताल्लुक हमें मिला वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। चार्ल्स लॉ में हमने ये पढ़ा कि अगर हम टेम्परेचर की बजाय प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, किस चीज को बेटे, टेम्परेचर की बजाय हम किसको कांस्टेंट करें बेटे, प्रेशर को कांस्टेंट करें, तो गैस की मिकदार भी कांस्टेंट है, गैस की मिकदार भी। अगर ये दोनों चीजें कांस्टेंट हों तो पीछे हमारे पास क्या बचता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए गैस की दी गई मिकदार में वॉल्यूम और टेम्परेचर में जब हमने ताल्लुक को स्टडी किया तो हमें ये रिजल्ट मिला कि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर हमने ये बात की थी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है, तो हमने ये बात की थी कि किसी भी चीज के मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा एक एनर्जी होती है जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल हरकत करते हैं। उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या बेटे, तो गैसेस के से मुताल्लिक एक थ्योरी है जिसे हमने नाम दिया था काइनेटिक मोलेक्युलर थ्योरी ऑफ गैसेस। उस थ्योरी के मुताबिक किसी भी गैस के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब किसी चीज का, गैस के किसी भी मॉलिक्यूल का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर बढ़ने से उसके मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस बढ़ेगा, ज्यादा जगह को ऑक्यूपाई करेंगे, तो जब ज्यादा जगह को ऑक्यूपाई करेंगे बेटे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम। तो यूं हमें पता चला कि अगर किसी गैस का मॉलिक्यूल एक कंटेनर में बंद हो, उस गैस का हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, प्रेशर कांस्टेंट रखें, गैस की मिकदार भी कांस्टेंट रखें, तो टेम्परेचर के बढ़ने से उसका वॉल्यूम क्या होता है। फिर हमने इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा था कि इसको प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वल में बदलने के लिए हम क्या करते हैं बेटे, कांस्टेंट यूज करते हैं। यहाँ के हमने पढ़ा था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, फिर हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो था कांस्टेंट एक साइड पे, वेरिएबल एक साइड पे, फिर हमने मुख्तलिफ रीडिंग्स ली थी तो हमें ये रिजल्ट मिला था V1/T1 इज इक्वल टू के और V2/,
फिर हमने कहा था कि अगर कांस्टेंट बराबर हैं तो वेरिएबल भी क्या होंगे, लिहाजा फाइनल हमें गैस ला का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था वो मिला V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 की शक्ल में। तो अब हमने ये देखना है कि एक्सपेरिमेंटली अगर हम किसी गैस की मिकदार का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या वाकई ही उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसके लिए पहले नंबर पे तो हमने ये देखना है कि हम स्टडी किस चीज को कर रहे हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप को। तो क्या अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम वाकई बढ़ता है। इस चीज को हम नाम देते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का, कि तजर्बे से हम इस बात की तस्दीक करेंगे, साबित करेंगे कि वाकई ही टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है और टेम्परेचर कम होने से वॉल्यूम कम होता है। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए हम एक सिलेंडर यूज करते हैं। इस सिलेंडर के कुछ कैरेक्टर हैं कि सिलेंडर के अंदर हम एक चीज यूज करते हैं जिसे पिस्टन बोलते हैं। पिस्टन का मकसद होता है कि अगर ये पिस्टन ना हो तो फिर टेम्परेचर या प्रेशर के रिलेशनशिप को हम स्टडी नहीं कर पाते। पिस्टन एक फ्रीली मूवेबल चीज होती है, ये जरूरत के मुताबिक अप और डाउन हो जाती है। तो पिस्टन जो हम लेंगे ये मूवेबल लेंगे। एक मशीन का नाम है पिस्टन भी, ऐसा सिलेंडर एक मशीन है ना, वैसे पिस्टन भी एक मशीन है। ये मूवेबल होती है या फ्रिक्शन लेस होती है। क्या बेटे, फ्रिक्शन। जब भी कोई सिलेंडर होता है तो उसके साथ एक पिस्टन लगा होता है जिसमें रगड़ नहीं होती, बगैर रगड़ के वो हरकत करता है, मूवेबल होता है, फ्रिक्शन लेस पिस्टन यूज करते हैं सिलेंडर में। इसमें हम एक गैस फिल करते हैं और उस गैस का वॉल्यूम जो कि इब्तदाई वॉल्यूम है उसे हम नाम देते हैं V1 का। उसकी मिकदार अपनी बुक से देखकर जरा मुझे बता दें। 25 सेंटीमीटर क्यूब है ये बेटे, 50 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 50 सेंटीमीटर क्यूब। और जब 50 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है V1, इस वक्त इस सिलेंडर का जो टेम्परेचर रखा गया है उसे हमने नाम दे दिया T1 का, और वो है हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इतनी बात समझ आ गई बेटे। अब ये भी आपके सामने सिलेंडर बना हुआ है, ये भी आपके सामने सिलेंडर बना हुआ है, इधर भी गैस है इधर भी गैस है, सेम गैस है। दोनों में आप वॉल्यूम को जरा कंपेयर कर लें। दोनों सिलेंडर में इतने वॉल्यूम का फर्क आ रहा है। हम चेक क्या करना चाह रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर को T1 से इंक्रीज करके T2 पे ले जाते हैं या डिक्रीज करके T2 पे ले जाते हैं, तो इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बोले बेटे, इंक्रीज होगा ना। डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा। अब यहां पे चूंकि वॉल्यूम आपको बढ़ा हुआ नजर आ रहा है या कम होता हुआ, तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, यहाँ पे टेम्परेचर को T1 से T2 जो किया है वो टेम्परेचर हमने बढ़ाया है। क्या किया बेटे, और टेम्परेचर हमने T2 किया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना बेटे, तो आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो भी कितना हो गया है, V2 जो है ना वो 62.25 है या सिर्फ 5 है, 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो ये कहा था कि अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम। हमने टेम्परेचर T1 से T2 किया, 25 से 100 किया, तो वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब से कितना हो गया, 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखना यह है कि यहां हमने टेम्परेचर को बढ़ाया कैसे। टेम्परेचर को, ये बेटे हमारे पास एक स्टैंड है, ये केमिस्ट्री की लैब्स में हम यूज करते हैं, इसे ट्राइपॉड स्टैंड का भी नाम देते हैं। जब किसी चीज को हमने हीट अप करना होता है तो ये स्टैंड यूज करते हैं, ऊपर वो चीज रखते हैं। ये ऊपर उसी तरह सिलेंडर है, पिस्टन मूवेबल था, जब हमने स्टैंड के ऊपर रखा, स्टैंड के नीचे हमारे पास ये, इसे बंसन का नाम भी देते हो, बंसन बर्नर भी बोलते हैं इसको, स्पिरिट लैंप भी बोलते हैं।
ठीक है, दोनों की शेप डिफरेंट होती है, एक इलेक्ट्रिक होता है, एक वैसे उसमें स्पिरिट डाल के हम यूज करते हैं। बाहर मकसद इसका हीट अप करना होता है। ठीक है, तो जैसे ही हमने इस बंसन की मदद से या बर्नर की मदद से इस गैस सिलेंडर में मौजूद गैस को हमने हीट दी, तो हीट के बढ़ने से असल में क्या चीज बढ़ा बेटे, यहां पे हीट बढ़ी। हीट में भी तो एनर्जी है ना, उससे क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ी तो उससे क्या हुआ, उस गैस के मालिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहां तक बात समझ आ गई। तो बेटे यही थी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, कि जब हमने एक सिलेंडर लिया, उसका मूवेबल पिस्टन लिया, या फ्रिक्शन लेस या बगैर रगड़ से हरकत करने वाला पिस्टन लिया ताकि वो फ्रीली अप और डाउन हो सके। इस सिलेंडर के अंदर हमने एक गैस को फिल किया, गैस का वॉल्यूम कितना और टेम्परेचर T1 कितना, बोले बेटे 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना किया है, तो वॉल्यूम कितना हुआ है। यहां जरा आप गौर करें, आपको कुछ एक चीज नजर आएगी कि जो टेम्परेचर है ना, ये 25 से कितना हो रहा है, तो ये कितने फोल्ड बढ़ा है, 25 से जो 100 हुआ है टेम्परेचर, कितने फोल्ड इंक्रीज किया है, 3। इन 25 25 50 फिर 25 75 और फिर 25 कितना हो गया, तो फिर वॉल्यूम भी तो उसी रेशो से बढ़ना चाहिए था। हमने एक बात की थी पहले दिन जब हमने बोल्स लॉ पढ़ा था, फिर चार्ल्स लॉ में यही बात की थी कि जिस रेशो से एक फैक्टर कम या ज्यादा हो रहा है, उसी रेशो से दूसरा फैक्टर भी। लेकिन इधर आपको क्या नजर आ रहा है, ये 50 से सिर्फ 62.5 हुआ है। बड़ा तो जरूर है, ये बात तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो गई, लेकिन बेटे बात ये है कि क्या आपको रेशो सेम नजर आ रही है। इसके मुताबिक तो अगर ये 25 से 100 हुआ है, तो यहां बेटे 50 से कितना होना चाहिए था, 200 नहीं होना चाहिए था। इस रेशो से तो इतना ही बनता है ना, उतने फोल्ड अगर हम बढ़ाते हैं 25 से 50 तो 50 से 100, 50 से 75 तो 100 से 150, 75 से जब 100 पे गए तो 200 हो जाना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इट मीन्स ये गलत लिखा हुआ है ना, ये गलत भी नहीं लिखा हुआ, तो फिर इसमें क्या लॉजिक है। यहां ना सिलेंडर छोटा है ना कोई और इशू है, बेसिकली आपने भी ये बात याद रखनी है, टेम्परेचर का स्केल जब भी आपने किसी न्यूमेरिकल के अंदर यूज करना है वो केल्विन में होता है। किसमें होता है बेटे, इसीलिए मैंने आपको पहले सारे टेम्परेचर स्केल्स पढ़ाए, उनका आपस में रिलेशनशिप पढ़ाया। अगर हम जरा गौर से चेक करें तो हमारे पास अगर टेम्परेचर हो डिग्री सेंटीग्रेड में, सॉरी केल्विन में, और इसको डिग्री सेंटीग्रेड में हो, केल्विन में चेंज करना हो, तो यही पढ़ा था कि टेम्परेचर अगर डिग्री सेंटीग्रेड में हो और इसको केल्विन में, तो हम जो डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया गया होगा उसमें 273 ऐड कर दें, यही बात की थी। अब इस 25 को अगर हम केल्विन में बदलते हैं तो आप जरा चेक करें बेटे, 25 आ जाएगा यहां पे और प्लस क्या आ जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये केल्विन में टेम्परेचर है, T1 यही है। अब हम जाते हैं T2 पे, तो 25 से 100 किया है ना, ये जो टेम्परेचर में इजाफा हुआ है, इनकी आप जरा थोड़ी सी रेशो चेक करें कि कितने मल्टीपल हुआ, कितने गुना बढ़ा है, कितने टाइम्स बढ़ा है। 298 को आप 300 समझ लें और ये 373 को आप 75 समझ लें,
अगर ये 4 हिस्से करें 75 के हिसाब से तो फिर 300 हो जाता है। 75 के हिसाब से 4 बराबर हिस्से करें तो 300 हो जाएगा। नहीं समझ आई बात? मैंने कहा 298 को अब 300 समझ लें, तो 300 के 75 4 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे या नहीं? तो इसको 375 कह रहे हैं तो एक हिस्सा उससे बढ़ गया या नहीं? जो एक्चुअल टेम्परेचर था उसमें से तकरीबन एक हिस्सा बढ़ा है ना। तो उसी रेशो से अगर आप इधर देखते हो तो 50 के 4 हिस्से करें, एक हिस्सा कितना होगा? तो 50 के 4 इक्वल पार्ट करें तो एक पार्ट कितना होगा? तो ये 12.5 ही बेटे इंक्रीज होगा। नहीं समझ आई बात की लगता है अभी? 50 में कितना 12.5 ऐड करें तो ये 62.5 बनता है ना। ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन टेम्परेचर किस में है? आपकी बुक वालों ने डिग्री सेंटीग्रेड में लिया हुआ है, बेसिकली ये टेम्परेचर केल्विन में ही है। ठीक है, तो जितनी रेशो इधर है सेम उतनी रेशो से ही वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर वो एक हिस्सा बढ़ा है तो वो भी एक ही हिस्सा बढ़ा है। अगर मैंने बोला इस एक्चुअल टेम्परेचर ये है, इसके 4 हिस्से करें तो एक हिस्सा हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, तो उसी तरह वॉल्यूम भी एक हिस्सा ही बढ़ रहा है। 50 के 4 हिस्से करें तो 12.5 ही चौथा हिस्सा आ रहा है ना, उसी रेशो से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। लिहाजा हमने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से वॉल्यूम क्या होता है बेटे? क्या होता है बेटे? और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम रह जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ आ गई?